हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे डिजास्टर और ट्राइएज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने नोट किए थे इसके फर्स्ट सेशन में। और फर्स्ट सेशन के बाद में अपन ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, और आज की जो क्लास है वो आपकी होने वाली है डिजास्टर और ट्राइएज के ऊपर। अपन पढ़ेंगे डिजास्टर की डेफिनेशन, डिजास्टर के कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से फेजेस है। ओके, उसके बाद में ट्राइएज, और ट्राइएज में पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन सी कैटेगरी का पेशेंट कौन सी प्रायोरिटी में आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे अपन आज की क्लासेज में। नोट सेट हो या फिर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम हो, हर एग्जाम में डिजास्टर और ट्राइएज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो उसी को नोट करते हुए अपन क्या करेंगे, आज की क्लास में डिजास्टर और ट्राइएज के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो थ्योरी क्लास है, थ्योरी है, वो पढ़ेंगे अपन। चलिए फर्स्ट वन अपन पढ़ते हैं कि डिजास्टर। डिजास्टर की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से मास कैजुअलिटीज हो, ह्यूमन की, इन्वायरमेंटल की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। ओके, आपके सारों और इन्वायरमेंटल में मास कैजुअलिटी हो, इन्वायरमेंटल लॉस हो, या फिर क्या हो, ह्यूमन लॉस हो, या फिर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाए हुए, जैसे कि किसी के घर हो गए, कोई फैक्ट्रियाँ हो गई, इन सबको कोई लॉस हो मास में, मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिजास्टर। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि डिजास्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसको अपन बोलेंगे कि एन इवेंट एक ऐसा इवेंट दैट कॉज लॉट ऑफ हार्म और डैमेज ऑफ ह्यूमन, इकोनॉमिकल मटेरियल एंड इन्वायरमेंट। ओके, एक ऐसा इवेंट जो लार्ज अमाउंट में नुकसान पहुंचाए या फिर डैमेज करे किसको, ह्यूमन को, इकोनॉमिकल जो आपके मटेरियल्स है जिसकी वजह से इकोनॉमिकल जो है ग्रोथ होती रहती है कंट्रीज की, उसको, या फिर एनवायरनमेंट को लॉस हो एक लार्ज अमाउंट में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिजास्टर बोलेंगे। कोई भी ऐसा इवेंट हो गया हो। अब टाइप्स ऑफ डिजास्टर की बात करें कि डिजास्टर को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं अपन, तो डिजास्टर को मेनली मोटे मोटे रूप में दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड। नेचुरल मीन्स वो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें किसी भी ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता। ओके, मैन मेड होता है जिसमें कहीं ना कहीं अपना क्या है, उसके अंदर योगदान होता है, पार्टिसिपेशन होता है। ओके, तो दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल डिजास्टर, एक होता है आपका ह्यूमन मेड डिजास्टर। एक नेचुरल हो गया, एक क्या हो गया, ह्यूमन मेड हो गया। ओके, अब नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में कौन सा होगा जिसका कॉज ओनली नेचर है, प्रकृति है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कॉज्ड बाय नेचर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन इन्वायरमेंट। उसका कॉज कौन होगा, ओनली इन्वायरमेंट होगा, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो नेचुरल डिजास्टर के अंदर इंक्लूड होंगे, तो जैसे कि हो गया हीट वेव, क्या हो गया, हीट वेव हो गया, या फिर आपके भूकंप हो गया जिसको बोलेंगे अपन अर्थक्वेक, भूकंप हो गया। ओके, भूकंप हो गया, वो किस में आएगा, आपके नेचुरल डिजास्टर के अंदर। या फिर सुनामी, सुनामी के अंदर आपको ध्यान रखना है पहले टी आता है, लेकिन इसको टी सुनामी नहीं, सुनामी ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टी इसमें क्या है, साइलेंट है। ओके, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंड स्लाइड हो गया, या फिर पैंडेमिक हो गया जैसे कि कोरोना था। तो ये सब किस में आएंगे, आपके नेचुरल के अंदर, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि पैंडेमिक में जो कोरोना आया था तो कई लोगों ने अफवाह ऐसे फैलाई थी, या फिर उसको सच कहें या फिर अफवाह कहें कि चाइना में इस वायरस को पैदा किया गया था, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत मिला नहीं है। ओके, तो इसको अपन पैंडेमिक अगर कोई भी हो तो उसको किस में इंक्लूड करेंगे, अपन नेचुरल के अंदर, क्योंकि उसमें अगर ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, अब ह्यूमन मेड के अंदर कौन सी आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है, उसका हाथ है उसके पीछे, कॉज्ड बाई ह्यूमन बीइंग। कॉज्ड बाई ह्यूमन बीइंग,
अब इस ह्यूमन मेड में या फिर मैन मेड जो डिजास्टर है उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन में तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग का ही हाथ है। ओके, पॉल्यूशन हो गया, कहीं अगर केमिकल स्पिल हो जाए और उसकी वजह से कैजुअलिटी हो तो उसको बोलेंगे अपन ह्यूमन मेड। या फिर क्या हो गया, टॉक्सिक गैस लीकेज। ओके, कहीं स्टोरेज में टॉक्सिक गैस थी और वो क्या हो गई, लीकेज हो गई और उसकी वजह से जो गैस जहरीली थी और उसकी वजह से बहुत सारा ह्यूमन लॉस हुआ हो तो उसको बोलेंगे अपन ह्यूमन मेड डिजास्टर। इसका एग्जांपल की बात करूँ तो आपने भोपाल गैस लीक आपने सुना ही होगा, भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा। अब भोपाल गैस लीक, भोपाल में बहुत बड़ा स्टोरेज जो गैस का था वो क्या हो गया था, लीकेज हुआ था। इसकी डेट आपको कभी भी पूछ सकते हैं, दिसंबर 1984। ओके, दिसंबर 1984 में हुआ था। और कौन सी गैस लीक हुई थी ये भी आपसे कभी पूछ सकते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको बोलते हैं MIC। कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस लीकेज हुई थी भोपाल गैस त्रासदी के अंदर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, इसके बाद में मेन मेड की बात करूं मैं तो जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट भी मेन मेड के अंदर इंक्लूड होगा। और आपका कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, ओके, ये भी किस में इंक्लूड होगा, आपके मेन मेड के अंदर, टेररिस्ट अटैक हो गया। ओके, तो ये तो आपके दो टाइप हो गया, एक तो नेचुरल कॉज हो गया डिजास्टर का और एक हो गया मैन मेड कॉज हो गया। तो इस दो टाइप से में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो एक आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं कि हॉस्पिटल जो फैसिलिटी है उसके अंदर की कैजुअलिटी हो, डिजास्टर हो, और एक आउटसाइड द हॉस्पिटल हो सकता है। तो इसको अपन इंटरनल और एक्सटर्नल इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होगा, इंटरनल, एक क्या होगा आपका एक्सटर्नल। इंटरनल मींस इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। और एक्सटर्नल का मतलब होगा आउटसाइड द हॉस्पिटल, एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द हॉस्पिटल। ओके, इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया टाइप्स में कि कितने कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है आपके डिजास्टर। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डिजास्टर के फेज कितने होते हैं, कितने फेज में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो नॉर्मली 4 फेजेस के अंदर डिजास्टर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट फेज का यहाँ पे नाम रखा गया है मिटिगेशन फेज, मिटिगेशन फेज, यानी कि डिजास्टर के फर्स्ट फेज को क्या बोलेंगे अपन, मिटिगेशन फेज। ओके, ये फेज डिजास्टर होने से या फिर अकरेंस ऑफ द डिजास्टर से पहले का फेज होता है। ओके, पहले का फेज होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फेज अकर बिफोर डिजास्टर अकर, फेज बिफोर डिजास्टर अकर। ओके, यानी कि डिजास्टर का एक्योरेंस होने से पहले की फेज है ये, इसके अंदर क्या होगा, अपन रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट रिस्क फैक्टर। जैसे भूकंप हो, अर्थक्वेक की वजह से आपके घर को नुकसान नहीं हो, आपका घर है, आपकी बिल्डिंग नहीं गिरे, इसके लिए आप क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर लोहे के सरिये हो गया, सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे ताकि अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो उसको कोई भी नुकसान नहीं हो आपकी प्रॉपर्टी को। और अगर मकान वगैरह गिरेगा नहीं तो उससे ह्यूमन लॉस का भी जो है रिस्क वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, और इसके अलावा इसमें क्या देख सकते हैं अपन, एजुकेशन, एजुकेशन दे सकते हैं कि रिस्क फैक्टर को किस तरीके से कम किया जा सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, या फिर जो पॉल्यूशन है उसको डिक्रीज करके, रिस्क फैक्टर को कम करके। तो ये सब किसके अंदर आएगा, मिटिगेशन फेज के अंदर आएगा। नेक्स्ट फेज की बात करूं तो ये है आपका प्रिपेयर्डनेस फेज।
नेक्स्ट कौन सा फेज है, प्रिपेयर्डनेस फेज। प्रिपेयर्डनेस फेज में कि मान लीजिए अपन ने रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश की, अर्थक्वेक नहीं आए, ये सारी कोशिशें कर ली, इसके बावजूद अगर अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गई या फिर कोई भी कैजुअलिटी आ गई, कोई भी डिजास्टर आ गया, तो उस डिजास्टर के फेजेज में अपने को क्या करना है, किस तरीके से उस डिजास्टर फेज के अंदर अपने को खुद को बचाना है या फिर आसपास के लोगों को बचाना है, तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड होगा, प्रिपेयर्डनेस फेज के अंदर। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन, डिजास्टर से पहले सब लोगों को बता रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से अगर डिजास्टर आ जाए तो अपने को रेडी रहना है, किस तरीके से अपना एक्शन होना चाहिए उस टाइम में। तो ये फेज भी आपकी कौन सी है, डिजास्टर से पहले की फेज है। इट ऑल्सो अकर बिफोर डिजास्टर टेक प्लेस, इट ऑल्सो अकर बिफोर अ डिजास्टर, यानी कि ये फेज भी आपकी डिजास्टर से पहले की फेज है। ओके, इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपन, तो जैसे कि मॉक ड्रिल हो गया। मॉक ड्रिल मीन्स अगर कहीं पे आग लग जाए या फिर कहीं सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उस टाइम उस तरह की सिचुएशन क्या की जाएगी, यहाँ पे पैदा करके वहाँ पे मॉक ड्रिल की जाएगी, एक्टिविटी की जाएगी, किस तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल हो गया आपका। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर ऐसी कैजुअलिटी के बाद में लार्ज अमाउंट में पेशेंट आते हैं, बल्क में पेशेंट आते हैं, तो उन पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी क्या की जाएगी, जो रिस्पांस प्लान है वो तैयार किया जाएगा। ओके, या फिर कम्युनिटीज आउटरीच है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी कि किस तरीके से किसी कम्युनिटी में अंदर डिजास्टर हो जाए तो उनकी जल्दी से जल्दी अप्रोच हॉस्पिटल तक हो सके या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी तक हो सके, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। कम्युनिटीज आउटरीच। ओके, तो ये तो होगा आपका प्रिपेयर्डनेस फेज के अंदर। तो ये दोनों फेज जो मिटिगेशन फेज और प्रिपेयर्डनेस फेज, ये दोनों फेज कब की है, आपके डिजास्टर होने से पहले की फेजेज है। उसके बाद में मान लीजिए डिजास्टर आ गया, तो फिर कौन सी फेज आएगी, रिस्पॉन्स फेज। ये फेज आपके डिजास्टर ऑकरेंस के बाद की, यानी कि डिजास्टर हो गया उसके बाद की फेज है। जस्ट आफ्टर डिजास्टर टेक प्लेस, जस्ट डिजास्टर आने के बाद, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, जस्ट उसके बाद की फेज कौन सी फेज होगी, रिस्पांस फेज। इसमें क्या करेंगे अपन, जिसमें कैजुअलिटी जो हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, ओके, एनवायरनमेंट को हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिकल हो गया या फिर ह्यूमन बींग को हो गया, ओके, उसको कैसे हैंडल करना है अपने को, ये आएगा रिस्पांस फेज के अंदर। अपन उसके लिए क्या रिस्पांस देंगे, तो ये कौन सी फेज होगी, जस्ट आफ्टर द डिजास्टर। इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल होगा सबसे पहले ट्राइएज करना, पेशेंट को कैटेगराइज करना, ये ओके, ह्यूमन बींग को कैटेगराइज करना कि कौन से पेशेंट को, कौन से पर्सन को सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में हॉस्पिटल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट के, किसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, किसको मिनिमल रिक्वायरमेंट है, ओके। और अगर ये जो डिजास्टर साइट पे है तो वहाँ पे अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, जो सबसे कम इंजर्ड होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे ताकि वो सबसे कम इंजरी है वो जल्दी से ठीक होकर अपनी जो है हेल्प कर सके और ज़्यादा लोगों को इवैक्यूट करने के अंदर, ओके। तो वहाँ फैसिलिटी ग्रीन को होगी। हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा फैसिलिटी आप रेड कलर वाले जो ट्राइएज है उसको देंगे, रेड कैटेगरी को देंगे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है, सबसे जल्दी फास्ट और क्विक जो हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे ट्राइएज में, ओके। इवैक्यूएशन ऑफ मास पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अफेक्ट हो चुके हैं उनसे यहाँ पर डिजास्टर जो साइट होगी, जो प्लेस होगी, वहाँ से उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना, इवैक्यूट करना, रिमूव करना। ये किसके अंदर आएगा, रिस्पॉन्स फेज के अंदर आएगा, ओके। फिर लास्ट फेज होगी आपकी रिकवरी फेज। हॉस्पिटल पहुंचा दिया, सब कुछ सेटल हो गया, ओके, या फिर जो डेथ हो गई उनकी रिकवरी, जो इंजर्ड है उनकी, सब होने के बाद में लास्ट में आपका होगा रिकवरी फेज, यानी कि जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए या फिर लॉस के जो हुआ है उसकी रिकवरी कैसे की जाए, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होगा, रिकवरी फेज के अंदर। तो ये भी आपका कब का फेज की,
आफ्टर अ डिजास्टर, ओके, या फिर इसको अपन रिहेबिलेशन फेज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रिहेबिलेशन फेज। क्योंकि अगर कोई इंजरी किसी को हो गई है तो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी देके वापस से जो प्रीवियस कंडीशन थी उसके अंदर लाने की कोशिश करना, रिहेबिलेट करना। उसके घर टूट गया है, मान लीजिए भूकंप था उसकी वजह से, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वापस से रीडेवलप करना, ओके। कुल मिला के जो डिजास्टर का इम्पेक्ट पड़ा है ह्यूमन बींग के अंदर, एनवायरमेंट के ऊपर, उन सबको मिनिमाइज करने की कोशिश करना, टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, ओके। डिजास्टर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करना। इसके अलावा रिमूव डेब्रीज, मान लीजिए कोई भूकंप था, कोई सुनामी थी, तो उसकी वजह से जो डेब्रीज कलेक्ट हो गई है उसको रिमूव करना, और मैनेज करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब किसके अंदर इंक्लूड होगा? रिकवरी फेज के अंदर होगा। इस तरीके से अपन ने 4 फेजेज पढ़ ली डिजास्टर की, और डिजास्टर के टाइप पढ़ लिए, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा ये पढ़ लिया। फिर पढ़ते हैं अपन ट्राइएज को, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो रिस्पॉन्स फेज थी उसके अंदर पेशेंट को क्या किया है, ट्राइएज किया है, कैटेगराइज किया है कि किसको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। अब पढ़ते हैं कि ये ट्राइएज होता क्या है। ट्राइएज एक लेटिन वर्ड है। ट्राइएज क्या है? एक लेटिन वर्ड है, ट्राइयर वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है किसी कैटेगरी में डिवाइड करना, किसी लोगों को सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट करना, ओके, सेलेक्ट करना या फिर शिफ्ट करना। इसका मतलब ये होता है सॉर्ट करना, सेलेक्ट करना, शिफ्ट करना या फिर कैटेगराइज करना। मतलब किस किस को किस टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना, कैटेगराइज करना। तो ये जो ट्राइएज वर्ड है ये किससे बना है? लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड ट्रायर से बना है। ट्रायर का मतलब होता है टू सॉर्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं टू कैटेगरीज, टू कैटेगरीज, या फिर इसको बोल सकते हैं टू सेलेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं टू शिफ्ट। यानी कि पेशेंट को सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट करना, सेलेक्ट करना किसको कितने टाइप की या फिर किस टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना, कैटेगराइज करना, ओके। ट्राइएज, अब डेफिनेशन की बात करूं मैं कि ट्राइएज की डेफिनेशन क्या होती है, तो कैटेगरी ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, ओके। इंजरी की सीवियरिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कैटेगराइज करना। ज़्यादा सीवियर है उसको अर्जेंट हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है तो उसको रेड में रखना, ओके। उससे कम थोड़ी सी सीवियर है तो उसको येलो में रखना, उससे कम है तो ग्रीन में रखना, और जिसको रिकवरी नहीं कर सकते उसको ब्लैक में रखना। तो ये सब क्या है? कैटेगराइज है। अपन कैटेगरी डिवाइड करते हैं पेशेंट की। Categories of patients according to सीवियरिटी ऑफ इंजरी, ओके। इंजरी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट की कैटेगरी को डिवाइड करना क्या कहलाएगा? ट्राइएज कहलाएगा, ओके। अब ये कैटेगरीज होती कितनी है? ये कैटेगरीज होती कितनी है? तो अपन 4 कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज के अंदर जो कैजुअलिटीज होगी या फिर पेशेंट होगा उसको क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट आपकी कैटेगरी आएगी रेड की। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी आएगी? रेड कैटेगरी। अब रेड कैटेगरी में कौन से पेशेंट को रखेंगे या फिर किस टाइप की कैटेगरी है? तो रेड कैटेगरी में उन पेशेंट को रखेंगे जिसको इमीडिएट केयर की क्या है, रिक्वायरमेंट है। इमीडिएट केयर, या फिर इसको बोल सकते हैं इमरजेंट केयर, या फिर इसको बोल सकते हैं मस्ट अर्जेंट केयर, ओके। रेड कैटेगरी के अंदर कौन से पेशेंट आएंगे? जिनको इमीडिएट केयर की, इमरजेंट केयर की या फिर मस्ट अर्जेंट केयर की क्या है, रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर कौन कौन से पेशेंट इंक्लूड होंगे? इसके अंदर कौन कौन से पेशेंट इंक्लूड होंगे उसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर पेशेंट इंक्लूड होगा, एक तो जिसका क्या है, अब नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है। सेकेंड वन कौन सा इंक्लूड होगा?
जिसका पल्स रेट भी क्या हो, चेंज हो रहा हो, यानी कि कभी टैकीकार्डिया हो या फिर ब्रेडिकार्डिया हो या फिर क्या हो, अब नॉर्मल हो। जिसका पल्स प्रेशर भी अब नॉर्मल हो। पल्स प्रेशर का मतलब पता है ना, पल्स प्रेशर का मतलब होता है आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसके बीच का जो गैप होता है वो। तो पल्स प्रेशर भी अब नॉर्मल हो, यानी कि इसका रेस्पिरेशन भी अब नॉर्मल होना चाहिए, उसका पल्स रेट भी चेंज या फिर अब नॉर्मल होना चाहिए, उसका पल्स प्रेशर है वो भी अब नॉर्मल होना चाहिए। ओके, पल्स प्रेशर अब नॉर्मल कब होगा, जब ये सब तीनों कैटेगरीज कब होगी, जब पेशेंट को इंजरी होगी लंग्स को या फिर हार्ट को। इंजरी टू लंग्स और हार्ट, ये तीनों अब नॉर्मल कब होंगे, जब इंजरी होगी लंग्स और हार्ट को। इट मीन्स कि आप रेड कैटेगरी में उन पेशेंट को रखेंगे जिनका क्या हो, अब नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट और पल्स प्रेशर क्या हो, जिसका अब नॉर्मल हो आरपीपी। आरपीपी इट मीन्स कि रेस्पिरेशन रेट अब नॉर्मल हो, टेकिपनिया या फिर ब्रेडिपनिया या फिर सीसॉ रेस्पिरेशन हो गया, को स्मॉल रेस्पिरेशन हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, अब नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, पल्स रेट अब नॉर्मल हो, टेकिकार्डिया हो, ब्रेडिकार्डिया हो, अब नॉर्मल रिदम हो, या फिर पल्स प्रेशर भी अब नॉर्मल हो, इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ओके, और ये जो तीनों कंडीशन होती है मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलती है जब इंजरी होती है लंग्स को और हार्ट को। तो ये तीनों अब नॉर्मल होने चाहिए किस कैटेगरी में रखने के लिए, पेशेंट को रेड कैटेगरी में रखने के लिए। ओके, एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि इसके अंदर कौन कौन से पेशेंट आएंगे, एग्जाम्पल बता दो। तो एग्जाम्पल, सेस्ट वुंड हो गया, पेशेंट को क्या है, सेस्ट वुंड है, उसकी वजह से लंग्स ओपन हो गए, एयर लीकेज हो रही है, तो पेशेंट का अब नॉर्मल रेस्पिरेशन, अब नॉर्मल हार्ट रेट भी हो जाएगी और कॉम्प्रोमाइज़ करके जो पल्स प्रेशर है वो भी अब नॉर्मल हो जाएगा। शॉक की कंडीशन हो गई, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, तो अब नॉर्मल रेस्पिरेशन, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया ये हो जाएगा और पल्स प्रेशर भी अब नॉर्मल हो जाएगा। ओपन फ्रैक्चर है तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेशेंट को ब्लड लॉस होगा और उसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। ओके, या फिर लार्ज बर्न की वजह से पेशेंट में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस देखने को मिलेगा और उसकी वजह से पेशेंट क्या चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। तो ये कंडीशन हो सकती है, इन कंडीशन वाले पेशेंट को अपन किस में रखेंगे, रेड कैटेगरीज के अंदर रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी आएगी आपकी हेलो कैटेगरी। ओके, हेलो कैटेगरी में आप रखेंगे उन पेशेंट्स को जिनको कुछ देर ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ देर के बाद में, यानी कि इमरजेंसी में उसको केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ देर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसका, जिनको क्या है, ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। इमरजेंट नहीं, जिनको अर्जेंट केयर की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या था आपके, इमरजेंट, मोस्ट अर्जेंट, इमीडिएट, इसमें आएगा आपका अर्जेंट केयर, इसको आप डिले कर सकते हैं 1 से 2 घंटे तक, यानी कि 1 से 2 घंटे तक इसको आराम से केयर मिले तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई और अबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलेगी, आराम से इस पेशेंट की केयर कर सकते हैं 1 से 2 घंटे तक वेट करके। तो हेलो कैटेगरी में कौन से पेशेंट को, जिसको ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट केयर की रिक्वायरमेंट है, डिले कर सकते हैं 1 से 2 घंटे तक। ओके, कौन कौन से पेशेंट आएंगे इसके अंदर, जिसका क्या हो, अबनॉर्मल पल्स रेट, भाई किसको फीवर हो तो उसको एबनॉर्मल पल्स रेट हो सकती है, टैकिकार्डिया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको जो मस्ट अर्जेंट या फिर इमीडिएट केयर दी जाए, जरूरी नहीं है, फीवर को थोड़ी देर बाद वेट करके भी मैनेज किया जा सकता है। तो अबनॉर्मल पल्स हो गई। सेकेंड वन उसका क्या होना चाहिए, अबनॉर्मल पल्स प्रेशर। थर्ड वन क्या होना चाहिए उसका, अबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ओके, यानी कि टोटली अपन बात करें तो उसका क्या होना चाहिए, अब नॉर्मल
पल्स पल्स प्रेशर एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यानी कि हेलो कैटेगरी के अंदर अपन उन पेशेंट को इंक्लूड करेंगे जिनका क्या हो, अबनॉर्मल PPN, पल्स पल्स प्रेशर और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ओके, एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन से पेशेंट को इंक्लूड करेंगे अपन। एग्जाम्पल की बात करूं तो एक तो स्टेबल एब्डोमिनल वुंड है, उसको अपन थोड़ी देर बाद, स्टेबल है इट मीन्स कि एक्टिव, वहां से कोई ब्लीडिंग नहीं है, ओपन वुंड नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसको अपन थोड़ी देर बाद मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो स्टेबल एब्डोमिनल वुंड हो गया आपका, आई इंजरी हो गई, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर इंजरी है तो भी अपन थोड़ी देर बाद वेट करके मैनेज कर सकते हैं, उसको भी इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अर्जेंट केयर में लाइफ जो थ्रेटनिंग कंडीशन है वो आपकी CNS इंजरी में नहीं होती है। ओके, उसका क्या डिस्टर्ब हो, ओरिएंटेशन टाइम पर्सन प्लेस, तो उसको अपन किस में रखेंगे, हेलो कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ओके, कौन से पेशेंट, स्टेबल एब्डोमिनल वुंड का हो गया, जैसे आई इंजरी का हो गया, या फिर CNS का, CNS इंजरी होगी तभी तो उसका क्या होगा, अब नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होगा, तो उसको रखेंगे अपन जिसके अंदर, हेलो कैटेगरी के अंदर। ओके, ये तो हो गया रेड एंड हेलो। थर्ड वन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, ग्रीन कैटेगरी। ओके, अब ग्रीन वाले कैटेगरीज में अपन उस पेशेंट को रखेंगे जिनको बिल्कुल छोटी सी माइनर इंजरी है, आराम से देख के OPD में देख के बुला सकते हैं, OPD में बुला सकते हैं, या फिर थोड़ी सी माइनर केयर, या फिर उसको घर पे भी मैनेज किया जा सकता है। ओके, माइनर इंजरी पेशेंट, जिनको बिल्कुल छोटी सी और माइनर सी इंजरी हो, जो पेशेंट क्या कर सकता हो, वेट कर सकता है, या फिर जो पेशेंट आराम से वॉक कर रहा है, वॉकिंग पेशेंट आराम से वॉक कर रहा है, इट मीन्स कि उसको माइनर सी इंजरी है, उसको अपन आराम से वेट कर सकते हैं। नॉन अर्जेंट केयर, इसको अर्जेंट केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसके अंदर कौन कौन से पेशेंट इंक्लूड होंगे, जिसका क्या हो, रेस्पिरेशन रेट, पल्स प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ये सब क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ये सब नॉर्मल है और माइनर सी इंजरी है, तो उस पेशेंट को अपन किस में कैटेगराइज करेंगे, ग्रीन कैटेगरी के अंदर। ओके, एग्जाम्पल, की बात करें कि इसके अंदर कौन से पेशेंट को रखेंगे, तो जैसे लेसेरेशन, कट लगता है ना वुंड के ऊपर सीधा कट, उसको बोलेंगे अपन लेसेरेशन, या फिर हो गया आपका स्प्रेन या फिर स्ट्रेन या फिर स्प्रेन, तो इसको अपन किस में रखेंगे, ग्रीन कैटेगरी के अंदर। अब ये चीज़ें स्ट्रेन और स्प्रेन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत बार, कई बार कंफ्यूज कर चुका है कि स्प्रेन और स्ट्रेन होता क्या है। देखिए, ये आपकी बोन है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये आपकी यहाँ पे क्या है, मसल है, ये आपकी क्या है, मसल है। ओके, अब इन बोन और बोन के बीच में कनेक्शन है, इस बोन और बोन के बीच में जो कनेक्शन है, बोन और बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और ये स्ट्रक्चर जो मसल को और बोन को कनेक्ट करता है, मसल और बोन को जोड़ के रखता है, इसको बोलते हैं अपन टेंडन। अब इस लिगामेंट के अंदर अगर इंजरी हो जाए, इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, वो तो कहलाएगा आपका स्प्रेन, उसको अपन बोलेंगे स्प्रेन। लेकिन इस टेंडन की अगर इंजरी हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन स्ट्रेन। तो आपको इतना सा याद रखना है कि टी इंक्लूड है, टी है, इसमें भी टी है, तो टेंडन में इंजरी तो स्ट्रेन, ओके, लिगामेंट में इंजरी तो स्प्रेन। टी से याद रख सकते हैं आप, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा कि टेंडन में भी टी है और स्ट्रेन में भी टी है। लेकिन इतना याद रखना है कि टेंडन मसल और मसल को कनेक्ट करके रखता है, जबकि लिगामेंट बोन और बोन को कनेक्ट करके रखता है। ओके, चलिए, इसके बाद में लास्ट कैटेगरी है आपकी ब्लैक कैटेगरी। अब भाई तीनों कैटेगरी हो गई, जिसको मोस्ट अर्जेंट केयर की रिक्वायरमेंट थी, जिसको अर्जेंट केयर की रिक्वायरमेंट थी, वेट करके आराम से, और बिल्कुल माइनर इंजरी वाला। तो फोर्थ कैटेगरी में कौन सा आएगा, फोर्थ कैटेगरी में आएगा आपका डेड क्लाइंट।
जो पेशेंट मर चुका है, ठीक है, उसकी तो रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, जो ऑलरेडी डेड है। हॉस्पिटल में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हॉस्पिटल में जो ट्राइएज एरियाज होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि रेड, आपका रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, 4 कैटेगरी होती है। तो इसका मतलब हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी 4 कैटेगरीज होती होगी? नहीं, हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी होती है उसके अंदर 3 ही कैटेगरी होती है, आपको याद रखना होगा। ओके, वहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो 3 एरियाज ही होते हैं, वहाँ पे ब्लैक नहीं होता, क्योंकि ब्लैक डेड पेशेंट है, उसको तो डायरेक्ट सीधा मोर्चरी भेजा जाएगा। उसको तो कहाँ भेजा जाएगा? मोर्चरी भेजा जाएगा। उसके लिए इमरजेंसी के अंदर कोई जो है कैटेगरीज नहीं होती है। तो ब्लैक के अंदर एक तो डेड क्लाइंट हो गया, अनरेस्पॉन्सिव, जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो आपके जो ट्रीटमेंट है उसके लिए, वो भले CPR हो, वेंटिलेशन हो, इंट्यूबेशन हो, या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह हो उसमें। या फिर एक पेशेंट कौन सा? डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कि आप किसी पेशेंट को जो है डिजास्टर साइट है वहाँ से लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पेशेंट डेफिनेटली मर जाएगा, कितना भी आप कोशिश कर लो नहीं, जैसे कि नहीं बचेगा। जैसे कि अगर पेशेंट को क्या है, सीवियर स्पाइनल कोड की इंजरी है पेशेंट को, तो उसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, हॉस्पिटल में कितना भी वेंटिलेटर पे रख दो, वो पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। तो आपको पता है डेफिनेटली कि कितनी भी कोशिश कर लो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप किस में रखेंगे? ब्लैक कैटेगरीज के अंदर। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, पेशेंट को यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया, ओके। इस तरीके से पेशेंट को कैटेगराइज करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि साइट ऑफ ट्राइएज के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी अलग अलग चली जाएगी। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि डिजास्टर साइट पे प्रायोरिटी किसको देंगे और हॉस्पिटल में प्रायोरिटी किसको देंगे, तो डिजास्टर साइट होगी वहाँ पे तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो जाएगी START, स्टार्ट। सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। क्या करेंगे आप वहाँ पे स्टार्ट को फॉलो करेंगे, सिंपल सा ट्राइएज करेंगे कि जो ग्रीन कैटेगरी है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे डिजास्टर साइट पे ग्रीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ग्रीन को माइनर सी इंजरी है, वो जल्दी से जल्दी आपके साथ में आएगा और फिर आपकी हेल्प करेगा। तो हेल्प करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ से हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की तरफ भेजा जा सकता है। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जाती है किसको? रेड को, ओके, रेड को। उसके बाद में आपने पढ़ाई है कौन सा जोन होगा, येलो जोन भी होगा और ग्रीन जोन भी होगा। येलो जोन भी होगा, ग्रीन जोन भी होगा, रेड भी होगा, लेकिन प्रायोरिटी रेड को जाएगी। यहाँ पे ब्लैक जोन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में नहीं होगा, क्योंकि उसको डायरेक्टली सीधा मॉर्चरी भेजा जाएगा पेशेंट को, ओके। अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, सीधा ट्राइएज के ऊपर क्वेश्चन हो और वो ट्राइएज आपको डिजास्टर साइट का या फिर हॉस्पिटल दोनों में से कहाँ का है नहीं दिया गया हो, तो आपको एज्यूम करना है उसको कि वो आपको हॉस्पिटल का ही पूछ रहा है, ओके। तो आपको रेड कैटेगरी को प्रायोरिटी देनी है वहाँ पे। चलिए, अब उसके बाद में अपन आते हैं फायर सेफ्टी के ऊपर। फायर सेफ्टी के ऊपर अगर मान लीजिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा अगर किसी पेशेंट की यूनिट में आपने फायर को ऑब्जर्व कर लिया है तो, ओके। फायर सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर ऑब्जर्व फायर इन पेशेंट यूनिट?
तो एक पेशेंट के यूनिट के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे फायर, आग लग गई है, वहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो फायर सेफ्टी है वहाँ पे पूछा जाता है। तो वहाँ आप क्या फॉलो करते हैं, रेस, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, रेस का फॉर्मूला, RAC। ओके, तो फर्स्ट एक्शन वहाँ पे क्या होगा, R मीन्स रेस्क्यू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करोगे आप, रेस्क्यू करोगे, जितना जल्दी हो सके उस वार्ड से पेशेंट को क्या कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, मूव ऑन कर देना है। रेस्क्यू द पेशेंट, पेशेंट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना। A फॉर पेशेंट को रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है, अलार्म को एक्टिवेट करना है कि हॉस्पिटल के अंदर किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आग लग गई है, ताकि जल्दी से जल्दी फायर सेफ्टी वाले वहाँ पे क्या कर सकें, पहुँच सकें। तो आपको कौन सा कोड है वो एक्टिवेट करना है, रेड कोड एक्टिवेट करना है, अलार्म। एंड नेक्स्ट वन आएगा आपका कन्फाइन द फायर, कन्फाइन फायर। कन्फाइन फायर का मतलब होता है जो जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे फायर है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैले, ऐसा उपाय करना, ऐसे जो है एक्शन लेना, ऐसे स्टेप लेना। जैसे कि हो गया आपका किसी रूम के अंदर पर्टिकुलर किसी वार्ड के अंदर है, तो वहाँ से आप पेशेंट को रिमूव करके उस वार्ड के डोर को क्लोज कर दोगे, ताकि फायर उस वार्ड से बाहर नहीं जा सके। ओके, क्लोज डोर हो गया। टर्न ऑफ O2, ऑक्सीजन को बंद करना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फायर और ज़्यादा क्या होगी, स्प्रेड होगी, तो ऑक्सीजन को बंद करना। तो कई सारे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहाँ पे टर्न ऑफ ऑक्सीजन का ऑप्शन होता है, तो रेस्क्यू से पहले ऑक्सीजन वाले जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। टर्न ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर आएगा, कन्फाइन द फायर के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कर देना, ऑफ कर देना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देना, ऑफ कर देना, ये भी कन्फाइन द फायर के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका E फॉर एक्सटिंग्विश, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करना फायर पे कंट्रोल करने के लिए, आग को बुझाने के लिए। यूज फायर एक्सटिंग्विशर, क्या करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना। चलिए, इसके बाद में आएंगे अपन कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको अपन कैसे यूज में लेंगे। तो इसके लिए कोड होता है आपका पास, उसके लिए क्या होता है कोड, पास। पास, पास मीन्स फर्स्ट P फॉर द पुल द सेफ्टी पिन टू अनलॉक, एक सेफ्टी पिन लगी होती है उसके ऊपर, तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके सिलेंडर होता है, इसके ऊपर एक सेफ्टी पिन होती है, तो सबसे पहले उस सेफ्टी पिन को आपको क्या करना होता है, पुल करना होता है। पुल द सेफ्टी पिन टू अनलॉक, वो क्या करेगी, उस सिलेंडर को अनलॉक करेगी। ओके, सेफ्टी पिन को रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना था, एम द बेस, एम द बेस, जो सिलेंडर का जो स्प्रे जो हैंडल है उसको आपको जो जहाँ पे आग लगी है उसके बेस पे क्या करना है, टारगेट करना है। जिस तरीके से ये हो गई आपकी आग, ये आग लगी हुई है, लेकिन इसका बेस था वो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एम करना है, ना कि यहाँ पे। तो जो फायर है उसके जो बेस है वहाँ पे उसको क्या करना है, एम करना है। उसके बाद में एस फॉर स्क्वीज, स्क्वीज द लीवर, उसके ऊपर जो हैंडल लगा है लीवर करना है, उसको आपको स्क्वीज करना है, उसको खींचना है। ओके, खींचोगे तो उसके अंदर से क्या होगा, आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर जो गैस हो, लिक्विड है, वो क्या होगा, स्प्रेड होगा उस फायर के ऊपर, और फिर करना है स्वीप साइड बाय साइड, आपको साइड बाय साइड ऐसे घुमाते रहना है जहाँ पे क्या हो रही है, आग लगी हुई है। नेक्स्ट एस फॉर स्वीप साइड बाय साइड, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं कहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते टाइम। ओके, लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक पेशेंट को आग लग गई है, पेशेंट के कपड़ों के ऊपर आग लग गई है, तो फिर फर्स्ट एक्शन क्या होगा आपका, क्वेश्चन क्या होता है इस तरीके से, फर्स्ट एक्शन व्हेन ए पर्सन कैच फायर ऑन क्लोथ्स, पेशेंट के क्लोथ्स के ऊपर आग लग गई है, तो वहाँ पे एक्शन क्या होगा, तो वहाँ पे आप पेशेंट को रेस्क्यू करोगे, पेशेंट को भागने के लिए बोलोगे, क्या करोगे, या फिर उसके ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो लाके यूज करोगे, स्प्रेड करोगे। ओके, तो वहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा, तो वहाँ पे होता है कि पेशेंट को आप बोलोगे कि जो
रोल करना है फ्लोर के ऊपर, नीचे लेट जाना है और फिर रोल करते जाना है ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, आग को कन्फाइन किया जा सके। ओके, तो क्या करना है, वहाँ पे एक्शन क्या होगा, रोल द क्लाइंट ऑन फ्लोर, क्लाइंट को फ्लोर के ऊपर क्या करना, रोल करना। चलिए, इसके बाद में अपन आते हैं फ्यूल क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके, कि कौन सी किस टाइप की जो आग है, कौन सी टाइप की फायर है, कहाँ पे लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये जो सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये आएगा आपका फ्यूल क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, इसको अपन कैटेगराइज करते हैं और उस कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी फ्यूल है वो इंक्लूड होंगे और वहाँ पे कौन से टाइप का ये जो सिलेंडर है यूज किया जाता है। ये सिलेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ABC, तो ये सब क्या है, कैटेगरीज है कि कौन सी फ्यूल के ऊपर कौन सा सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। ए कैटेगरी की बात करूं तो ए कैटेगरी के अंदर फ्यूल्स आपके इंक्लूड होते हैं, जो जलने वाले पदार्थ है उसको बोलते हैं अपन फ्यूल, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ए कैटेगरी में आपके कंबस्टिबल्स। कंबस्टिबल्स में क्या होगा, जैसे क्लॉथ, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, कोई पेपर हो गया, उन सब में आग लगी हुई है तो वो किस में इंक्लूड होगा, कैटेगरी ए के अंदर, इसको बोलेंगे अपन कंबस्टिबल्स। और उसके लिए कौन से टाइप का सिलेंडर यूज में लिया जाता है, टाइप 1 ओवरले। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास में कोई सिलेंडर है और उसके ऊपर ओनली ए लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो आप ओनली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आग किस में लगी हो, कपड़ों में, वुड्स में या फिर पेपर में। ओके, क्लॉथ, वुड्स या पेपर में आग है तो ओनली ए कैटेगरी का सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके आपको ए, बी और सी तीनों लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो फ्यूल है कौन से टाइप का, ए टाइप का, बी टाइप का और सी टाइप का, तीनों टाइप का फ्यूल जो है उसके ऊपर आग लगी है तो वहाँ पे आप ये सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। देखिए अपन पढ़ते हैं बी कैटेगरीज के अंदर। बी कैटेगरी के अंदर क्या होगा, गैसोलीन, ऑयल, ग्रेस। गैसोलीन का मतलब कोई तेलीय पदार्थ हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ओके, या फिर ये कैरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, ग्रेस हो गया। ओके, ये सब किस में इंक्लूड होगा, आपके बी कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे सिलेंडर कौन सा यूज कर सकते हैं आप, A+B वाला। A+B यानी कि जिस सिलेंडर के ऊपर ए और बी लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सी कैटेगरीज के ऊपर आते हैं तो सी कैटेगरी में कौन सा इंक्लूड होगा, आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जितने भी है वो सी कैटेगरीज के फ्यूल्स के अंदर इंक्लूड होंगे। उसमें जैसे कि वायर हो गया, फ्यूज हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स हो गया, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ABC वाला सिलेंडर, A+B+C। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल में सिलेंडर आपके पास में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर A, B और C लिखा हुआ होता है, A, B और C लिखा हुआ होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर A, B और C लिखा हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि ये अगर आप फ्यूल है कौन सी कैटेगरी का, A, B और C तीनों कैटेगरी का फ्यूल है तो उसमें आप इस सिलेंडर को क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तीनों कैटेगरीज मीन्स कौन कौन सी, या कंबस्टिबल्स उसमें होंगे, गैसोलीन अगर है तो, और इलेक्ट्रिसिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये ABC वाले कैटेगरी को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका डी कैटेगरीज। डी कैटेगरीज में मेटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज में होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, लिथियम के हो गए, टाइटेनियम के मेटल कहीं पे है और अगर उसमें आग लग जाए तो उसको बोलते हैं अपन डी कैटेगरी का। और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है उस आग को बुझाने के लिए, बकेट्स ऑफ द सैंड्स, धूल की भरी हुई बाल्टियाँ, या आपने लगी हुई कहीं हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह पे देखी होगी इस तरीके से, ये जो बाल्टियाँ हैं ये फायर ऊपर लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या है, सैंड, इनके अंदर क्या है, धूल है और कुछ भी नहीं। तो ये धूल होती है वो अगर आप कहीं देखेंगे कि मेटल के ऊपर आग लगी है तो वहाँ आपको ये जो बकेट है, सैंड बकेट, ये आपको क्या करने हैं, यूज करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी के कैटेगरी आएगी। के कैटेगरी अंदर कॉमर्शियल कुकिंग अप्लायंस, जो आपके रसोई में जो किचन में आप यूज करते हैं खाना पकाने वाले अप्लायंस, उसको इंक्लूड करते हैं कुकिंग अप्लायंस में, या कैटेगरी के अंदर। अब कैटेगरी के अंदर वेट केमिकल वाला जो फायर सेफ्टी का सिलेंडर होगा वो यूज में लेते हैं आप। ये देखिए वेट प्लग, वेट केमिकल ऊपर लिखा हुआ है, तो ये ओनली वेट केमिकल वाला जो सिलेंडर है वो आप ओनली यूज कर सकते हैं कहाँ पे, के कैटेगरी में, अगर कहीं पे भी आग लग गई है तो। ओके, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो आप हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ये कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं और उसमें क्या क्या होता है, ये अपन होते हैं। तो ओके, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली तो यूज में लिया जाता है पानी, आपका पानी, वाटर। तो आप
एज ए फायर एक्सटिंग्विशर पानी कहाँ कहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, कहाँ कहाँ अगर आग लगी है तो आप जो है वाटर को यूज़ में कर सकते हैं। जैसे कि वुड किसी लकड़ी के ऊपर हो गया, पेपर के ऊपर हो गई, कपड़ों में जिसको बोलते हैं अपन टेक्सटाइल के ऊपर, ओके, विच प्रोवाइड एस, एस का मतलब होता है राख, ओके। तो आप पानी उस जगह पे यूज में ले सकते हैं जहाँ पे आग लगने के बाद में क्या जनरेट होती हो, एस जनरेट होती हो, राख बनती हो। अच्छा ठीक है, लकड़ियाँ जलेगी, पेपर जलेंगे या फिर कपड़े जलेंगे तो उनसे क्या बनेगी, राख बनेगी। तो वहाँ पे आप क्या यूज में ले सकते हैं, यहाँ पे पानी यूज में ले सकते हैं, ओके। ध्यान रखना है कि कहाँ पे यूज में नहीं लेना है आपको पानी, डोंट यूज, कहाँ पे पानी आपको यूज में नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ग्रेस, ऑयल, ये सब हो गया, वहाँ पे आपको पानी यूज में नहीं लेना है। फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, ओके। लाइव इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट से, जहाँ पे लाइव इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है और उसमें आग लग जाए तो वहाँ पे भी आपको जो वाटर है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज में नहीं लेना है, ठीक है। तो कहाँ पे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। नेक्स्ट बात करूँ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये होगा आपका ड्राई पाउडर, ओके। ड्राई पाउडर, ये ड्राई पाउडर होता क्या, ये ड्राई पाउडर होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ड्राई पाउडर क्या होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये ड्राई पाउडर आप कहाँ कहाँ पे यूज में ले सकते हैं, लकड़ी की आग लगी है तो ले सकते हैं, पेपर, टेक्सटाइल में ले सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड में अगर कहीं पे भी फायर है वो है तो वहाँ पे भी आप यूज में ले सकते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन हो गया, गैस हो गया, वहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं। गैसियस फायर में, गैस में अगर कहीं आग लगी है तो वहाँ पे भी आप ये जो ड्राई पाउडर है वो यूज में ले सकते हैं। और लाइव इलेक्ट्रिसिटी की अगर कहीं सप्लाई है और वहाँ पे फायर है तो वहाँ पे भी आप क्या ले सकते हैं, ये जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट का पाउडर है ये यूज में ले सकते हैं, ड्राई पाउडर। चलिए थर्ड बात करूँ मैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो कौन सा होता है, फोम। थर्ड क्या होता है, फोम। ये फोम को आप कहाँ पे यूज में ले सकते हैं, जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसके अलावा फ्लेमेबल लिक्विड में अगर फायर है तो वहाँ पे भी आप फॉर्म यूज में ले सकते हो। फॉर्म क्या करेगी, जिसके ऊपर आग लगी हो उसके ऊपर जाके एक कोट का फॉर्मेशन कर देगी और फायर को मिनिमाइज कर देगी, ओके, कन्फाइंड कर देगी। तो फ्लेमेबल लिक्विड, वुड, पेपर, टेक्सटाइल, यहाँ पे आप फॉर्म यूज में ले सकते हो। लेकिन फॉर्म को कहाँ पे यूज में नहीं लेना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर आपको फॉर्म को यूज में नहीं लेना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर आपको फॉर्म यूज में नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर की बात करूँ मैं तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहाँ पे यूज में ले सकते हैं आप, फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि डीजल, पेट्रोल हो गया ये सब। और अगर लाइव इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है तो वहाँ पे भी आप यूज में ले सकते हैं CO2 को, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वहाँ पे भी आप CO2 को यूज में ले सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये CO2 को कहाँ पे यूज में नहीं लेना है, ये भी जरूरी है, ओके। तो CO2 को आपको वुड, पेपर, टेक्सटाइल, फ्लेमेबल मेटल, ये सब है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, CO2 को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करूँ तो वेट केमिकल, नेक्स्ट को कौन सा होगा, वेट केमिकल। वेट केमिकल को आप कहाँ पे यूज में ले सकते हैं, वुड में अगर आग है, लकड़ी में, पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया,
अगर कुकिंग फायर है तो वहाँ पे यूज में ले सकते हैं वेट केमिकल को, लेकिन वेट केमिकल को कहाँ पे यूज में नहीं लेना है, डोंट यूज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट में आपको क्या करना है, वेट केमिकल यूज में नहीं लेना है। सैंड बकेट्स आपने अभी देखा था, सैंड बकेट्स को कहाँ पे यूज में लेते हैं, मेटल के ऊपर अगर आग लगी हुई हो तो सैंड बकेट को यूज में लेते हैं। इसके अलावा आपने हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह पे ये इक्विपमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का लगा हुआ देखा होगा, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, AFO। देखिए ये देखा होगा आपने। फायर एक्सटिंग्विशर बॉल या फिर AFO, ऑटो फायर ऑफ। ये क्या है, FEB मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विशर बॉल, ओके। या फिर इसी को बोलते हैं ऑटो फायर ऑफ, AFO भी बोलते हैं, ऑटो फायर ऑफ, ऑटो फायर ऑफ भी बोला जाता है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है MCQ, वो पूछ सकते हैं। एक तो इसका वजन कितना होता है, वेट, अगर वेट पूछ ले आपसे तो इसका वेट होता है 1 से लेके 1.5 kg तक, 1 से लेके 1.5 kg तक इसका वेट होता है। डायमीटर की बात करूँ मैं, इसका डायमीटर, तो डायमीटर होता है 15 सेंटीमीटर तक का, ओके। और जब ये फूटता है तो साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो साउंड होती है 120 डेसिबल तक, जोर से धमाका होता है, ओके। ये कितना एरिया कवर करता है, तो 3 to 5 क्यूबिक मीटर तक, 3 से 5 मीटर तक, इस तरीके से क्यूबिक मीटर तक का एरिया क्या होता है, कवर करता है। इसका लाइफ स्पान, इसके लाइफ स्पान की बात करूं तो 5 ईयर्स तक का इसका लाइफ स्पान होता है। तो ऑटो फायर ऑफ के बारे में कभी क्वेश्चन पूछे तो इसका जो वेट है 1.5 kg, डायमीटर 15, 120 डेसिबल का ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके। और क्या होता है, क्यूबिक मीटर 3 से 5 क्यूबिक मीटर एरिया को कवर करता है, लाइफ स्पान 5 ईयर तक होता है, ओके। इस तरीके से आपने पढ़ा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें होता क्या है, तो इसमें यही होता है ड्राई पाउडर। ऑटो फायर ऑफ में क्या होता है, ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट ड्राई पाउडर ही होता है इसके अंदर। जैसे ही ब्लास्ट होगा ये पाउडर क्या कर देगा, उस एरिया को कवर करेगा और वहाँ पे पाउडर गिरेगा तो जो फायर को क्या करेगा, कन्फाइन कराएगा, बुझाएगा। चलिए इसके बाद में फायर सेफ्टी वाले हो गए। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि गैसेस हॉस्पिटल में सप्लाईज होती है, तो गैसेस कौन कौन से कलर के सिलेंडर में कौन कौन सी गैसेस है वो सप्लाई होती है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का कलर, ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर, नाइट्रस ऑक्साइड का कलर, इस तरीके से। ऑक्सीजन की बात करूँ मैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर की, तो ब्लैक बॉडी विथ वाइट शोल्डर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक बॉडी है, वाइट शोल्डर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है ये, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करूँ मैं तो ग्रे कलर का सिलेंडर होता है, ये ग्रे कलर का सिलेंडर आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू कलर का सिलेंडर यहाँ पे आपको दिख रहा है। हीलियम की बात करूँ मैं तो ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है हीलियम का, और नाइट्रोजन के सिलेंडर आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सिलेंडर के क्या हो गए, कलर हो गए। इंटरमीडिएट पाइपिंग सिस्टम आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह पे आपने इस तरीके से जो पाइप लाइनिंग देखी होगी, जिसके कोई येलो कलर की है, कोई ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे जो ये जो पाइपिंग सिस्टम है, इसमें कौन सी गैस होती है या फिर किसकी सप्लाई होती है, इसके अलग अलग। इसके ऊपर ये जो कैप लगी होती है, ये जो कनेक्टर होते हैं, ये भी अलग अलग कलर के होते हैं, और इससे डिसाइड होता है कि इसके अंदर क्या है वो सप्लाई हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। फर्स्ट वन मैं बात करूँ कि हेलो विथ वाइट कनेक्टर, देखिए ये हेलो कलर की पाइपिंग है, यहाँ पे ये वाइट कनेक्टर है, तो ये पाइपिंग किसकी होगी, O2 की, ऑक्सीजन की। येलो कलर की पाइपिंग है ब्लू कनेक्टर के साथ में, ये येलो कलर की पाइपिंग हो गई, यहाँ पे ये ब्लू कलर का कनेक्टर है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का कनेक्टर है, तो ये किसकी होगी, नाइट्रस ऑक्साइड की। चलिए ये किसकी होगी, N2O की। इसके बाद में ब्लू विथ वाइट मार्किंग, ब्लू कलर की पाइपिंग है, वाइट मार्किंग है यहाँ पे,
वाइट मार्किंग है तो ये किसकी होगी, इसके अंदर एयर सप्लाई हो रही होगी, इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए, सुखाने के लिए एयर सप्लाई भी होती है। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ दिख रही है ब्लू विथ ब्लैक मार्किंग, ब्लू कलर की पाइपिंग है, ब्लैक मार्किंग है, तो ये किसकी होगी, वैक्यूम की, जिसको आप बोलते हैं सक्शन। ये किसकी होगी, वैक्यूम की, सक्शन की। सक्शन का कलर पीला नहीं होता है, सक्शन जो जार होता है उसका कलर येलो होता है, ये आपको याद रखना है। सक्शन की जो पाइपिंग होती है उसका कलर येलो नहीं होता, उसका ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर की पाइपिंग होती है ब्लैक मार्किंग के साथ में सक्शन की। येलो कलर का सक्शन जार होता है, यहाँ पे सक्शन पाइपिंग येलो कलर का नहीं होता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रेड किसके लिए, वो फायर के लिए, जिसके अंदर वाटर की सप्लाई होती है, तो ये पाइपिंग अलग से। ओके, इस तरीके से आपने यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट पाइपिंग सिस्टम है ये पढ़ लिया। अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया फायर सेफ्टी पढ़ लिया, इसके अलावा ट्राइएज पढ़ लिया, उसके अलावा डिजास्टर था और डिजास्टर के फेजेस टाइप ये सब पढ़ लिया। ओके, तो अपन टॉपिक्स वाइज जो है अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, उस टॉपिक्स को कवर करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट एक एक क्लास में, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टॉपिक। तो ये जो आज टॉपिक हुआ है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ट्राइएज हो गया, या फिर ये जो पाइपिंग सिस्टम या फिर फायर सेफ्टी वाला, इसमें से हर एग्जाम में आपको एक या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, भले ही वो फायर सेफ्टी में से हो या फिर भले ही ये इंटरमीडिएट पाइपिंग सिस्टम हो, या फिर जो आपने जो लिक्विड के जो टाइप पढ़े थे फायर सेफ्टी के लिए वो हो गए हो, फ्यूल के टाइप थे उसमें से हो गए हो, कैटेगरी जो आपने पढ़ी थी फायर एक्सटिंग्विशर की कैटेगरी उसमें से हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इन सबको कवर करना है, पढ़ना है। आगे भी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अपन ने लिखे थे उसको कवर करते जाएंगे रेगुलर क्लास में। तो थैंक यू एवरी मच। आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि ये जो क्लास होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको कैसी लग रही है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपकी तरफ से भी कोई डिमांड हो तो इस क्लास के जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताना है।